बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप राउल्ट के नियम को स्पष्ट कर सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयनों में विभेद कर सकेंगे और वास्तविक विलयनों का राउल्ट के नियम से विचलन का कारण बता सकेंगे। बच्चों, आप विलयनों के प्रकार, सांद्रता और हेनरी के नियम के बारे में तो जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि द्रवीय विलयनों का वाष्प प्रभाव क्या होता है और राउल्ट के नियम एवं उसके क्या अनुप्रयोग हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि द्रवीय विलयन वह विलयन है जिसका विलायक द्रव हो। विलेय एक गैस, द्रव या ठोस तीनों में से कोई भी हो सकता है। गैसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों में विलयन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं, परंतु विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वे विलयन जिनमें केवल दो अवयव होते हैं, यानी कि द्रवों का द्रवों में विलयन और ठोसों का द्रवों में विलयन। आइए अब जानते हैं द्रव-द्रव विलयनों के वाष्प दाब के बारे में। हम दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं कि इसके दोनों अवयव 1 व 2 हैं। अगर हम इनको एक बंद पात्र में रख लेंगे तो दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे और वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब P कुल तथा अवयव 1 व 2 के आंशिक वाष्प दाब क्रमशः P1 और P2 हैं। अवयव 1 एवं 2 के मोल अंश क्रमशः X1 और X2 हैं। एक फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्ट राउल्ट ने 1886 में इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। इस संबंध को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसके अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अतः अवयव 1 के लिए P1 समानुपाती है X1 के और P1 बराबर है P01 गुणा X1 के, जहाँ P01 शुद्ध घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब है। इसी प्रकार अवयव 2 के लिए P2 बराबर है P02 गुणा X2 के, जहाँ P02 शुद्ध घटक 2 के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए P कुल बराबर है P1 प्लस P2 के। P1 व P2 के मान रखने पर हम देखते हैं कि P कुल बराबर है X1 गुणा P01 प्लस X2 गुणा P02। लेकिन हम जानते हैं कि X1 बराबर है 1 माइनस X2 के, इसलिए P कुल बराबर है 1 माइनस X2 गुणा P1 प्लस X2 गुणा P02। अब X2 कॉमन लेने पर P कुल बराबर है P01 प्लस P02 माइनस P01 गुणा X2 के। इस समीकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा, शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है। किसी विलयन के लिए P1 अथवा P2 का X1 तथा X2 के विरुद्ध आलेख दिए गए चित्र की तरह रेखीय आलेख होता है। जब X1 और X2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं 1 व 2
क्रमशः बिंदु P01 और P02 से होकर गुजरती हैं। इसी प्रकार P कुल का x2 के विरुद्ध आलेख लाइन 3 भी रेखीय होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। P कुल का न्यूनतम मान P01 तथा अधिकतम मान P02 है। यहाँ हमने यह माना है कि घटक 1 घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है, अर्थात P01 छोटा है P02 से। बच्चों, विलयन के वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण भी जो विलयन के साथ साम्य में है, विलयन के अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। यदि y1 और y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मूल अंश हों, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर P1 बराबर है y1 गुणा P कुल के, P2 बराबर होगा y2 गुणा P कुल के, सामान्यतः Pi बराबर होगा yi गुणा P कुल के। बच्चों, अब हम राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। Pi बराबर है xi गुणा P0i के। यदि हम किसी द्रव में गैस के विलयन का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि गैसीय घटक इतना वाष्पशील होता है कि वह गैस के रूप में ही रहता है, तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित होती है, जिसके अनुसार P बराबर है KH गुणा x के। यदि हम राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती है। यदि कोई अंतर होता है तो केवल समानुपातिक स्थिरांक KH में और P0i में होता है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, जिसमें KH का मान P0i के मान के बराबर हो जाता है। बच्चों, अब एक प्रश्न का परिकलन करते हैं। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 मिलीमीटर मरकरी हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर मरकरी हो तो इस मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। उत्तर निकालते हैं। दिया गया है P0A बराबर है 450 मिलीमीटर मरकरी के, P0B बराबर है 700 मिलीमीटर मरकरी के। राउल्ट के नियम के अनुसार P कुल बराबर है P0A प्लस XB गुणा P0B माइनस P0A के। मान रखने पर 600 बराबर है 450 प्लस 700 माइनस 450 गुणा XB के, जो कि बराबर आएगा 600 माइनस 450 बराबर है 250 गुणा XB के। इसलिए XB बराबर हो जाएगा 0.60 के। तो मिश्रण का संगठन XA बराबर है 1 माइनस 0.60, जो कि बराबर होगा 0.40 के। XB बराबर है 0.60 के। PA बराबर होता है XA गुणा P0A के, तो वो बराबर हो जाएगा 0.40 गुणा 450, जो कि आएगा 180 मिलीमीटर मरकरी। इसी तरह PB बराबर होगा XB गुणा P0B के, जो कि बराबर होगा 0.60 गुणा 700, जो कि बराबर हो जाएगा 420 मिलीमीटर मरकरी के। वाष्प प्रावस्था में A के मोल अंश बराबर हैं PA बटा PA प्लस PB के, जो कि बराबर होंगे 180 बटा 180 प्लस 420, जो कि बराबर होगा 0.30 के। इसी तरह
वाष्प प्रावस्था में B के मोल अंश बराबर होंगे 1 माइनस 0.30 जो कि बराबर होगा 0.70 के। आइए अब जानते हैं ठोस पदार्थों के द्रवों में विलयन एवं वाष्प दाब के विषय में। बच्चों, विलयन का एक अलग महत्वपूर्ण वर्ग है जिसके अंतर्गत द्रवों में घुले हुए ठोस पदार्थों का विलयन आता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एवं शर्करा का जल में विलयन और आयोडीन, गंधक जैसे ठोसों का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन। इन विलयनों के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण है वाष्प दाब। हम जानते हैं कि किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शुद्ध द्रवों की सारी सतह द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है, जैसा कि चित्र क में दिखाया गया है। दिए गए ताप पर विलयन का यह वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह पर विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है, क्योंकि कुछ अणु विलेय के भी हैं जो वाष्पशील नहीं हैं। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी कम हो जाती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं करती। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही होती है जो 1 मोल यूरिया को जल की उसी मात्रा में उसी ताप पर मिलाने से होती है। राउल्ट के नियम को सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम द्विअंगी विलयन में विलायक को 1 व विलेय को 2 से व्यक्त करते हैं। जब विलेय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण होते हैं। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब व X1 इसका मोल अंश है एवं P01 इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो, तो राउल्ट के नियमानुसार P1 समानुपाती है X1 के, तो P1 बराबर है X1 गुणा P01 के। समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश के बीच खींचा गया ग्राफ रेखीय होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यदि कोई विलयन सभी सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में 0 से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता जाता है। बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। यह विषय है आदर्श और अनादर्श विलयन। द्रव-द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले समझेंगे आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण H बराबर है 0 के। आदर्श विलयन बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर
मिश्रण बनाने का आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण V बराबर है शून्य के। इसका तात्पर्य ये है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार का अवयव A और B के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। शुद्ध अवयवों में अंतर आणविक आकर्षण और अन्योन्य क्रियाएं AA और BB प्रकार की होती हैं, जबकि द्विअंगी विलयनों में इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त AB प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी होती हैं। यदि AA और BB के बीच अंतर आणविक और आकर्षण बल AB के समान हो तो यह आदर्श विलयन होता है। एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन तथा बेंजीन और टॉलुईन आदि के विलयन। अब अध्ययन करेंगे अनादर्श विलयन का। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा बताए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। P1 बराबर नहीं होता P01 गुणा x1 के, P2 बराबर नहीं होता P02 गुणा x2 के, P कुल भी बराबर नहीं होता P01 x1 प्लस P02 x2 के। यदि ये अधिक होता है तो ये विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम होता है तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण H बराबर नहीं होता शून्य के। अनादर्श विलयन बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का आयतन परिवर्तन भी शून्य नहीं होता, अर्थात डेल्टा मिश्रण V बराबर नहीं होता शून्य के। AA और BB के बीच अंतर आणविक और आकर्षण बल AB के समान नहीं होते हैं। आइए अब समझते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के विषय में। इन विलयनों का कारण है आणविक स्तर पर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में AB अन्योन्य क्रियाएं AA अथवा BB के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती हैं, अर्थात इस स्थिति में विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में से A अथवा B के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। आइए अब एक प्रयोग करते हैं। ये हमने मेजरिंग सिलेंडर 1 में 10 मिलीलीटर अल्कोहल और मेजरिंग सिलेंडर 2 में 10 मिलीलीटर एसीटोन लिया है। आइए इनका तापमान नापते हैं। सिलेंडर 1 के विलयन का तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस और सिलेंडर 2 का भी तापमान 26 डिग्री है। अब हम इनको मिलाते हैं। कुल आयतन कितना होना चाहिए? 20 मिलीलीटर। लेकिन ये क्या? इनका आयतन तो 20 मिलीलीटर से ज़्यादा है। अब हम इनका तापमान देखते हैं। इसका ताप भी कम हो गया है।
इसका ताप है 24 डिग्री सेल्सियस। आइए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शुद्ध इथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु इथेनॉल अणुओं के बीच आ जाते हैं, जिसके कारण इथेनॉल अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इससे अंतर आणविक बल कमज़ोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, जैसा कि चित्र क में दिखाया गया है। डॉटेड लाइन या हरे रंग की बिंदीदार रेखा राउल्ट के नियम के अनुसार है और नीले रंग की रेखा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रही है। कार्बन डाइसल्फाइड के एसीटोन में मिलने पर बने विलयन में भी धनात्मक विचलन होता है। अब समझते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के विषय में। ऐसे विलयनों में AA अथवा BB के बीच अन्योन्य क्रियाएं और अंतर आणविक आकर्षण बल AB की तुलना में कमज़ोर होता है। इसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है और इसलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण। इस स्थिति में फिनॉलिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। जरा सोचिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दिखाएगा? आइए ये प्रयोग करके देखते हैं। ये हमने मेजरिंग सिलेंडर 3 में लिया है 10 मिलीलीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और मेजरिंग सिलेंडर 4 में लिया है 10 मिलीलीटर जल। अब हम इनका तापमान देखते हैं। इनका ताप है क्रमशः 24 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस। अब इनको मिलाते हैं। कुल आयतन कितना होना चाहिए? 20 मिलीलीटर, लेकिन इसका आयतन तो कम हो गया है। अब इनका ताप देखते हैं। इनका ताप बढ़ गया है। अब इसका ताप हो गया है 36 डिग्री सेल्सियस। आइए इसका कारण समझते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि नाइट्रिक अम्ल और जल के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए और वाष्प दाब में कमी आनी चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं और इसलिए इस विलयन का राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। इसी प्रकार एसीटोन और फिनॉल का विलयन भी ऋणात्मक विचलन दिखाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध है। इसके कारण एसीटोन और फिनॉल के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है तथा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन होता है, जैसा कि चित्र ख में दिखाया गया है। जो डॉटेड लाइन या बिंदीदार रेखा है वह राउल्ट के नियम के अनुसार है और नीले रंग की रेखा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रही है। पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय हैं। पहला टॉलुइन, दूसरा फॉर्मिक अम्ल, तीसरा फिनॉल, चौथा इथिलीन ग्लाइकॉल, पांचवा क्लोरोफॉर्म और छठा पेंटेनॉल। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि राउल्ट के नियम को कैसे स्पष्ट करते हैं तथा आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है और वास्तविक विलयनों का राउल्ट के नियम से विचलन का कारण क्या है। अगले प्रकरण में हम सीखेंगे कि स्थिर क्वाथी क्या होते हैं और विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।